Hello friends, so after question number 7th now we will see question number 1, but again before question number 1 हम वापस से कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिनके मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि एडजस्टमेंट है डिविडेंड का। समटाइम्स अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड पे करा है, तो अब वो डिविडेंड जब पे करा है सब्सिडरी कंपनी ने, तो उसमें आपको क्या समझना है, देखो कि वो डिविडेंड कौन से ईयर का और कौन से प्रॉफिट्स में से पेड है। अगर वो डिविडेंड, एग्जांपल है, हमने एक्विजिशन करा 1/4/2020 को, बैलेंस शीट बनानी है वो 31 मार्च 2021 की। अब हमारे एक्विजिशन से पहले के पीरियड का डिविडेंड कंपनी ने पे करा है, ठीक है ना। तो अब उसके दो पार्ट्स होंगे। अगर उसने डिविडेंड पे करा है तो इट विल हैव टू पार्ट्स ना। एक तो हमारा जितना परसेंट होगा, 60% होल्ड लेंगे तो 60%, और कुछ पोर्शन एमआई का। अब जो हमारा पोर्शन है वो नेचुरल सी, अगर हमारे एक्विजिशन के पीरियड से पहले का डिविडेंड है तो वो कहां जाना चाहिए, आप बताओ। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आप इन्वेस्टमेंट्स करते थे, अकाउंट बनाते थे तो कहां लिखते थे आप, कॉस्ट में से कम करते थे। तो सिंपल सी बात है, अभी भी अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड हुआ, यानी आपके एक्विजिशन करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड आपको मिला है, तो आई बिलीव वो आपको आपके सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना। और जो एमआई का पोर्शन होगा वो एमआई में मत लिखना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पे तो हो ही चुका है ना, तो वो एमआई में नहीं लिखने का जरूरत है, क्योंकि अब एमआई के लिए वो कोई लायबिलिटी है ही नहीं हमारी, तो उसको इग्नोर कर देंगे। बट जो हमारा पोर्शन है वो कहां जाना चाहिए, सीओसी के क्रेडिट में। तो अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि आपने उसको सीओसी के क्रेडिट में ही लिखा हुआ है, तो आपको उसका कोई ट्रीटमेंट करने का ही जरूरत नहीं होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का। बट अगर वो डिविडेंड को गलती से आपने आपके प्रॉफिट एंड लॉस में बता रखा है, तो इसका मतलब यह रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो जो हम वर्किंग नोट नंबर 4 बनाते हैं, पीएनएल ऑफ एच लिमिटेड लिखते हैं, उसमें से वो जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हमने गलती से यहां क्रेडिट कर दिया होगा, जो हमें मिल चुका था, तो वो आप यहां से लेस कर दो और उसको सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट कर दो, अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड था। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, मतलब आपके एक्वायर करने के बाद कोई कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है या डिविडेंड ही दे रही है, कुछ भी मान लो आप, क्या होगा उसका ट्रीटमेंट, आई बिलीव आपके पीएनएल में वो क्रेडिट होना चाहिए। तो अगर आप ऑलरेडी उसको कर चुके हो तो कोई बात ही नहीं है, नो एडजस्टमेंट टू बी रिक्वायर्ड। बट अगर एडजस्टमेंट नहीं करा है तो आप उसका एडजस्टमेंट करोगे, आपके पीएनएल में ऐड कर दोगे। और एमआई का वापस से इग्नोर करना है, क्योंकि एमआई को तो पे करना है कैश में, तो उससे कोई मतलब ही नहीं आएगा हमारे को। बट मतलब कब आएगा, जब प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, आपके एक्वायर करने से पहले का डिविडेंड है, पीरियड के पहले, आपके एक्विजिशन करने से पहले के पीरियड का डिविडेंड है, और वो आपने अगर गलती से आपके पीएनएल में लिखा हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, पीएनएल में से लेस करना पड़ेगा और सीओसी अकाउंट में क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, बिकॉज दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा कि वो प्री एक्विजिशन है या पोस्ट एक्विजिशन है या कैसे है। अगर पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड आपको मिला है, आपके एक्वायर करने के बाद का डिविडेंड है, तो आप क्या करोगे साहब, तो सिंपल सी बात है, हमारे पीएनएल में क्रेडिट होना चाहिए वो, और एमआई वाला पे हो चुका होगा तो उसको तो इग्नोर कर देंगे। तो ये डिविडेंड के रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गया। ऐसे ही दूसरी बात, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 7 कराया इससे पहले, तो उन दोनों क्वेश्चन में हमने यही बात समझी थी, या हमें गिवन ही ये होता था कि हमने 1/4/2020 को एक्वायर करा और 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है। बट सोचो ना दोस्त, क्या हर बार जरूरी है कि ऐसा कि आप 1 अप्रैल को ही एक्वायर करने वाले हो, नहीं ना। कभी कभी मिडिल ऑफ द ईयर में भी एक्विजिशन हो सकता है। जैसे 1 जुलाई 2020 को एक्विजिशन करा और बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2021 की, तो यहां पर क्या होगा, तो आई वांट टू से यहां पर जैसे आपको जो ओपनिंग बैलेंस गिवन होता है पीएनएल का, वो तो पूरा का पूरा प्री है, क्योंकि वो तो 1/4 का है। मगर जो इस ईयर का आपका प्रॉफिट था
जो भी आप लेते थे उसके इस बार आप दो पार्ट्स होंगे, 3 मंथ्स अलग, 9 मंथ्स अलग, और वो 3 मंथ्स भी जो पहले ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो और ये 3 मंथ्स मिलाकर के प्री बनेंगे, और जो बचे हुए 9 मंथ्स हैं वो पोस्ट में रह जाएंगे। तो थोड़ा सा काम और बढ़ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन आपको पता ही है। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन आपको पता ही है। अगर डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होता है तो वर्किंग नोट नंबर 4 जो आप बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, उसमें से लेस करोगे, और साथ में स्टॉक ऑफ सब्सिडरी कंपनी लिमिटेड जब कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनेगा उसमें से लेस कर देंगे। बट अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ तो जब कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाया तो होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में से लेस करना, और साथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस करने जा रहे हो पोस्ट टू प्रॉफिट्स, प्री और पोस्ट कर देते ना, तो पोस्ट टू प्रॉफिट्स में से ये प्रॉफिट जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है पहले वो लेस कर देना, क्योंकि उतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं। फिर उसके बाद जो बचेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हुआ तो। डाउनस्ट्रीम का मतलब कंपनी जब गुड सोल्ड करती है सब्सिडरी को, और अपस्ट्रीम का मतलब जब सब्सिडरी कंपनी गुड सोल्ड करती है होल्डिंग कंपनी को। तो नाउ इससे रिलेटेड वी आर गोइंग टू सी दिस क्वेश्चन नंबर 1। चलो लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नाउ। The balance sheet of Big Limited and Small Limited as at 31st March 2012 were as under: equity capital shares of 10 each, 9 lakh or 3 lakh, general reserve 5 lakh or 30,000, profit and loss account 6 lakh or 2 lakh, sundry creditors 1 lakh और 1,70,000, ये sundry creditors हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़े से वापस से नीचे हो रखे। 9 लाख तो आपका इक्विटी कैपिटल, जनरल रिजर्व 5 लाख है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6 लाख है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1 लाख है। स्मॉल लिमिटेड में इक्विटी कैपिटल 3 लाख है, जनरल रिजर्व 30,000 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख है, और सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,70,000 है। ऐसे ही फिक्स्ड एसेट्स 9 लाख और 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 6 लाख जो बिग लिमिटेड में गिवन है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 160 और 90, इन्वेंट्रीज गिवन है 2,10,000 और 1,20,000, कैश एट बैंक गिवन है 2,30,000 और 90,000. Big Limited had acquired 75% of Small Limited's share at rupees 6 lakh in 1st 2011. Full stop. तो आई बिलीव हम कितना परसेंट इसमें से एक्वायर करा है? 75%. 75% कौन हो गया? MI हो गया। मगर कब एक्विजिशन करा है? इस बार देखो 1 जुलाई को, 31 मार्च है, तो आपको ध्यान रखना है पिछले साल का मतलब 1 अप्रैल तक का तो पूरा ही प्री था, 1 अप्रैल के बाद से जो 3 मंथ्स है वो भी प्री में ही जाने वाले हैं। स्मॉल लिमिटेड हैड एन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम विच इट पेड डिविडेंड फॉर 2010-11। हम ये 10-11 की बात कर रहे हैं, मतलब ये तो लास्ट ईयर के डिविडेंड की बात कर रहे हैं। ये पे करा है इसने 1 लाख का जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से इसने पे करा है फॉर 10-11 at 20% on 30th September 2011। ठीक है, कब पे करा इट इज नॉट रेलेवेंट, कौन से पीरियड का है दैट विल बी द रेलेवेंट। हाँ, मगर ये भी रेलेवेंट है कि वो कब पे करा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है अगर वो हमारे एक्विजिशन से पहले ही पे कर चुका है तो फिर हमने उसको यहीं पर ही क्रेडिट करा होगा। अगर तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट्स के अकाउंट में अगर आपने क्रेडिट कर दिया तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। बट अगर आपको ये अभी मिला है 30 सितंबर को मिला है और ये डिविडेंड रिसीव बाय बिग लिमिटेड, जो डिविडेंड रिसीव हुआ था ना बिग लिमिटेड को, वो उसने अपने पीएनएल अकाउंट में कर दिया गलत। तो इसका मतलब ये पीएनएल अकाउंट में करा मतलब गलत कर दिया ना, क्योंकि आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, चाहे मिल रहा है वो नेक्स्ट ईयर में। और यार एक और बात, ये तो आपको भी पता है, हर बार डिविडेंड एजीएम में ही तो डिसाइड होता है और उसके बाद ही मिलता है, तो वो तो लास्ट ईयर का ही डिसाइड होता है ना। तो इसका मतलब वो हमने अगर उसको गलती से पीएनएल में लिख दिया है तो हमें उसको सही क्या करना पड़ेगा, हमें सीओसी अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा और हमारे पीएनएल अकाउंट में से लेस करना पड़ेगा। सिंपल सा एडजस्टमेंट है। तो और उसके बाद क्या है, इन्वेंट्रीज ऑफ बिग लिमिटेड इंक्लूडेड 20,000, ठीक है, आउट ऑफ परचेज ऑफ 50,000 made from small limited in January 2012.
जनवरी मंथ की उसने सेल्स करी थी 50,000 की, जिसमें से हमारे पास अभी 20,000 का अनसोल्ड स्टॉक बचा है। तो बिग लिमिटेड की इन्वेंटरी में मतलब अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन हो गया। अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट बताओ। पहला, जब हम एनालिसिस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्मॉल लिमिटेड, तो स्मॉल लिमिटेड मतलब सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के एनालिसिस के टाइम जब पोस्ट प्रॉफिट्स लिखेंगे तो पोस्ट प्रॉफिट्स में से वो अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करेंगे। और साथ में कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाएंगे तो बिग लिमिटेड मतलब होल्डिंग कंपनी के स्टॉक में से अनरियलाइज प्रॉफिट को लेस करेंगे। इन जनवरी क्रेडिट पीरियड इज 100 डेज। अगर जनवरी में सोल्ड करा और क्रेडिट पीरियड 100 डेज के, तो इसका मतलब ये जो 50,000 का परचेज और सेल्स है वो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स में भी इंक्लूड है। तो बिग लिमिटेड के स्टॉक में है तो इसका मतलब हमारे बिग लिमिटेड के क्रेडिटर्स में भी होगा और स्मॉल लिमिटेड के डेटर्स में से भी होगा। तो वो तो आपको 50,000 तो इंटर कंपनी डेट से डेटर्स ऑफ स्मॉल लिमिटेड और क्रेडिटर्स ऑफ बिग लिमिटेड में से लेस करना है। ठीक है। फिर है had sold these item at a margin of 25% on cost, 1/4 on cost। तो 1/5 मतलब 20,000 का 1/5 will be 4,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आ गया। प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। वापस से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही बनाने को बोल रहा है आपको। हर क्वेश्चन में मेनली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही पूछता है वो हमसे। तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर, सेम फॉर्मेट, सेम थिंग्स। लीव द एंटायर फर्स्ट पेज, come to second page, start preparing working note number 1 COC account, leave 8 lines, 5 to 6 7 lines। working note number 2 MI, जब COC अकाउंट लिखा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अकाउंट लिखा तो वहां पर 75% लिख दो। फिर उसके बाद जब MI लिखा तो वहां 25% लिख दो। फिर उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 3 जनरल रिजर्व 30,000 मिडिल में, सॉरी गलती। जनरल रिजर्व किसका, बिग लिमिटेड का, 5 लाख रुपीज आएगा, है ना। उसके बाद जनरल रिजर्व वर्किंग नोट नंबर 3 के बाद वर्किंग नोट नंबर 4 दैट विल बी ऑफ P&L अकाउंट 6 लाख रुपए ऑफ बिग लिमिटेड। 2 4 5 लाइनें छोड़ते ना अपन। फिर वर्किंग नोट नंबर 5 एनालिसिस चालू होगा। तो वो वर्किंग नोट नंबर 5 जब आप बनाओगे, बट उससे पहले वापस से हम क्या करते हैं, अब हम पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिख लेते हैं। तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे जब अब हम, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास 3 लाख की है, तो 75% 2,25,000 वो COC अकाउंट के क्रेडिट में लिख दोगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। और जो 25% बचा 75,000 वो हम लिख देंगे MI में, इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000। फिर अब हम आएंगे एनालिसिस करने P&L अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंस कितना है P&L का, 2 लाख है ना। और ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो वो यहां क्वेश्चन में देख सकते हैं हम। ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, ठीक है ना। तो ओपनिंग बैलेंस 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में बताया है कि हमने इसमें से डिविडेंड पे करा था 10-11 का 30 सितंबर को 20%। तो आई बिलीव 3 लाख का 20% जब निकालोगे तो 60,000 तो आएगा। तो 60,000 आप लिख दोगे डेबिट साइड में, टू डिविडेंड पेड, P&L में से तो आएगा। वो लिखते ही आपको पता पड़ेगा कि करंट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ, तो 1,60,000 आपका करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। जनरल रिजर्व के बारे में इस बार अभी हमें कुछ भी नहीं बताया है, तो आई बिलीव ये पूरा का पूरा जनरल रिजर्व जो स्मॉल लिमिटेड का दिख रहा है आपको, ये हम प्री मान लेंगे, पहले से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि इस साल तो हमने कुछ ट्रांसफर करा ही नहीं। समझ में आ रही है तक बात। अब जब ये जो आपने डिविडेंड पे करा 60,000, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन था ये ओपनिंग बैलेंस में से पे हुआ है, फ्रॉम विच इट पेड अ डिविडेंड फॉर 10-11 एट 30 सितंबर। तो यानी 1 लाख जो आप उसमें से दिखाओगे ओपनिंग बैलेंस में से, ठीक है ना। अभी मैं दिखाऊंगा आपको वर्किंग नोट्स पूरे, है ना। ये यहां तक समझ में आया। अब हम एनालिसिस करना चालू करेंगे। अब जब आप एनालिसिस करोगे तो आई बिलीव आपके पास क्लोजिंग कितना दिखाओगे आप, 2 लाख का। When you will show 2 lakhs का क्लोजिंग, तो आई बिलीव उसके हम 2 पार्ट्स कर देंगे। देखो मैं आपको पहले चेक कराता हूं। ये फर्स्ट पेज छोड़ना है आपको पूरा। ये फर्स्ट पेज जब आप पूरा छोड़ते हो तो देखो आपका ये आ गया COC अकाउंट। देखो ये COC अकाउंट लाइंस 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैं बताता हूं। फिर MI क्लेम 1 2 3 4 5 6 लाइंस। फिर जनरल रिजर्व ऑफ बिग लिमिटेड लिखा हमने। फिर साथ में हमने P&L ऑफ बिग लिमिटेड लिखा। फिर 1 2 3 लाइन छोड़ते हैं। फिर एनालिसिस करा, देखो स्मॉल लिमिटेड के P&L आपके सामने कैसे करा हमने। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, टू बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख,
जो डिविडेंड पे करा वो 60,000, तो करंट ईयर का प्रॉफिट 1,60,000। अब हम क्या करेंगे, इस 2 लाख को एनालिसिस में लेते हैं इसके बाद। तो देखो इसके बाद हमने 2 लाख को एनालिसिस में लिया, ये रहा साथ साथ में, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर हमने क्या करा, अब देखो, अब आप समझना मेरी बात को अच्छे से। ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था आपके पास, 1 लाख का, क्वेश्चन में दे रखा है ना, लेट मी चेक, लेट मी टेल यू। देखो ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख का, मगर इसमें से क्वेश्चन में बताया कि आपने डिविडेंड पे कर दिया था, तो इसमें से डिविडेंड पे कर दिया, तो अब ये बैलेंस कितना बचा होगा, तो अब ये बैलेंस बचा होगा 40,000 का, क्योंकि 60,000 तो डिविडेंड पे कर दिया। तो अब जब हम 2 लाख का एनालिसिस करने जाएंगे ना, ये 2 लाख का एनालिसिस करने जाएंगे, तो 40,000 ओपनिंग बैलेंस लाया, और इस साल का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट 1,60,000 पूरा लिया है, क्योंकि इस बार 1,60,000 में से कुछ भी नहीं दिया आपने, तो करंट ईयर का प्रॉफिट तो एज इट इज रह गया। इससे पहले वाले हर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर जो हुआ ना दोनों में, वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से हुआ था, तो आपने ओपनिंग बैलेंस सेम ही रखा था। बट इस बार ओपनिंग बैलेंस क्यों चेंज हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि आपने ओपनिंग बैलेंस में से डिविडेंड पे करा है। तो जब ओपनिंग बैलेंस में से डिविडेंड पे करा है, तो अब ओपनिंग बैलेंस जो 1 लाख था उसमें से 60,000 का डिविडेंड चला गया, तो ओपनिंग बैलेंस अब 40,000 ही बचा ना आफ्टर डिविडेंड, इसलिए मैंने उसको 40,000 ही लिखा। और 2 लाख का 40,000 अगर ओपनिंग बैलेंस बचा है, तो 1,60,000 करंट ईयर का प्रॉफिट है। अभी तक के पहले वाले दोनों क्वेश्चन में क्या हो रहा था, करंट ईयर के प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व जा रहा था, तो ओपनिंग बैलेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और टोटल में से जब ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर रहे थे, तो अपने आप जो आपका पोस्ट वाला बच रहा था, वो जनरल रिजर्व माइनस करके ही बच रहा था। तो अब बस डिफरेंस क्या आया इस बार पोस्ट पूरा वही रहा, 1,60,000 का ही रहा, और जो ये डिविडेंड पे हुआ 60,000 वो 1 लाख में से हो गया, तो जो प्री का जो ओपनिंग है 1 लाख, उसकी जगह वो 40,000 आ गया। हाँ, ये बातें ध्यान रखना अपन। चलो, तो ये 40,000 दिखा दिया ना प्री, तो पोस्ट में मैंने 1,60,000 दिखाया, वो 1,60,000 को भी 2 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, 3 मंथ्स और 9 मंथ्स, क्योंकि 3 मंथ्स भी प्री में ही जाने वाला है। तो 1,60,000 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो 40,000 ही आ गया 3 मंथ्स का, और बचा 1,20,000 वो पोस्ट आ गया। फिर क्या करना है, तो ये 40,000 प्लस ये 40,000 पूरे प्री हो गए, तो देखो मैंने ये 40,000 प्लस ये 40,000 ओपनिंग बैलेंस, ऐसे ही बनाना आप भी पूरा, इन दोनों को ही ऐड करके मैंने ये प्री में दिखा दिया 80,000 का, 75% मतलब 60,000 वो जाएगा सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में, और 25% यानी 20,000 वो एमआई में जाने वाला है। अब ये जो पोस्ट आया था 1,20,000, तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात कि अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन था ना, तो वो जो 4,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था, हर जगह 4,000 ही आ रहा है, तो वो जो 4,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो यहीं से लेस करा। देखो 1,20,000 माइनस 4,000 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आई बिलीव आपको पूरा दिख रहा है ना ढंग से। तो ये बचा 1,16,000। अब ये 1,16,000 के भी 2 पार्ट्स, 75 25%। 75% एच लिमिटेड के पीएनएल में जाएगा, मतलब बिग लिमिटेड के पीएनएल में जाएगा, और 25% एमआई के क्लेम में जाएगा। फिर समरी बनाएंगे, तो 60,000 तो सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट, फिर पोस्ट प्रॉफिट्स 87,000 आया है, तो वो पीएनएल में जाएगा हमारे बिग लिमिटेड के, और एमआई का क्लेम 20,000 और 29,000 दोनों 49,000 वो एमआई में वर्किंग नोट नंबर 2 में चले जाएंगे। ये एनालिसिस कर दिया आपने पीएनएल का। अब देखो इसके बाद सेम वर्किंग नोट जनरल रिजर्व का बनेगा, जो कि पूरा का पूरा एक प्री है, क्योंकि इस बार आपने कुछ भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कराया, तो उसके डायरेक्टली 2 पार्ट्स, 75% और 25%। 75% 22,500 वो सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट, और 25% जो कि एमआई का है 7,500 वो एमआई में चला जाएगा। चेक कर लेते हैं। देखो ये रहा आपका, इसने इसके बाद डिविडेंड बना दिया, बट डिविडेंड के बाद देखो आप इसको चेक करोगे, ये रहा जनरल रिजर्व। तो आई बिलीव ये जनरल रिजर्व तो आप समझ गए, अभी डिविडेंड भी समझाऊंगा, बट पहले जनरल रिजर्व और आपने साथ में देखा पीएनएल का। और ये कहां चले जाते हैं आपको बार बार बता रहा हूं मैं। देखो ये रहा, जो प्री आता है वो यहां गया 60,000 का, एमआई का पूरा शेयर इन पीएनएल ऑफ स्मॉल लिमिटेड वो पूरा का पूरा देखो नजर आया, और साथ में जो हमारा पीएनएल का था शेयर इन पीएनएल पोस्ट प्रॉफिट स्मॉल 89,000 वो यहां आया, ये प्रॉफिट एंड लॉस की। फिर जो जनरल रिजर्व मैंने आपको दिखाया 22 और 7,500, तो देखो ये रहा वो 22 और 7,500। देखो ये रहा प्री 22,500
और ये रहा शेयर इन जनरल रिजर्व 7,500। अब इसके बाद बात आएगी डिविडेंड की, वो भी अलग से करना पड़ता है। देखो जब भी आप पहले जनरल रिजर्व को भी अलग से करते थे, वैसे इस बार डिविडेंड को भी अलग से करना है, बट डिविडेंड जो ऑलरेडी पे हो चुका है उसके दो पार्ट्स होंगे। 60,000 के डिविडेंड के दो पार्ट, 75% मतलब 45,000 और 25% मतलब 15,000। 15,000 जो एमआई का है 25% वो इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं हम, तो वो हमें लायबिलिटी साइड में दिखाने की जरूरत नहीं है। बट जो 45,000 का डिविडेंड था वो हमने गलती से पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया, जबकि वो हमारे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में से पेड है, तो वो हमारे सीओसी अकाउंट के क्रेडिट में जाना चाहिए। तो हमने क्या करा, देखो ये इसका ट्रीटमेंट समझाता हूं। डिविडेंड पेड पीएनएल के बाद जो बनाया, पेमेंट एक साथ को करा है ना, और एक डेट ऑफ एक्विजिशन एक साथ का था, पेमेंट करा 30/9 को, बट तो भी है तो ये प्री का ही, क्योंकि ये लास्ट ईयर का ही होता है, 10/11 का ही पे करा है, तो ये लास्ट ईयर का तो प्री डिविडेंड है। तो 60,000 का जो हम एमआई का गया 15,000 उसको ऑलरेडी पेड कर दिया, इग्नोर, लास्ट ईयर में पे कर दिया इसलिए इग्नोर। और ये कैपिटल रिसीट हुआ ना आपका, क्योंकि आपके शेयर के एक्विजिशन करने से पहले का डिविडेंड है। तो जब ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हुआ तो ये ऑलरेडी पेड है। सो चेक इफ प्रॉपर इफेक्ट, अगर मतलब ये सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट होता तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, बट गलती से अगर पीएनएल में क्रेडिट कर दिया तो वहां से तो लेस करो, क्रेडिट माइनस करो और सीओसी के अकाउंट में क्रेडिट करो। देखो लिख दिया, रिड्यूस फ्रॉम पीएनएल ऑफ बिग लिमिटेड एंड क्रेडिट टू सीओसी अकाउंट, और इसका इफेक्ट देखो हमने यहां दे भी दिया। शेयर इन प्री एक्विजिशन डिविडेंड लेस भी कर दिया, और यहां पर देखो शेयर इन प्री एक्विजिशन डिविडेंड 45,000 कर दिया। चलो समझ में आया। हाँ, ये होने के बाद आई बिलीव जब जनरल रिजर्व का भी एनालिसिस हो गया, डिविडेंड के बारे में भी हम समझ गए, पीएनएल भी हो गया, तो अब क्या बचा, आप कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाओगे। कंसोलिडेटेड शेड्यूल बनाते टाइम या बैलेंस शीट बनाते टाइम आई बिलीव इसको इक्विटी कैपिटल को तो पूरा 9 लाख लिख दोगे। फिर जब आप जनरल रिजर्व लिखोगे तो वर्किंग नोट नंबर 3 से लिखोगे, फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 4 से लिखोगे, और फिर उसके बाद जब आप एमआई लिखोगे तो वर्किंग नोट नंबर 2 से लिखोगे। फिर आप कैपिटल रिजर्व और गुडविल कैलकुलेट कर लोगे नोट नंबर 1 से। कैपिटल रिजर्व आया तो यहां लिख देना, गुडविल आया तो बाद में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप सन्ड्री क्रेडिटर्स वगैरह लिखना है या ये सब लिखना है तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाओगे कंसोलिडेटेड शेड्यूल का, जिसमें आप सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को ऐड कर दोगे, इसमें से कुछ और करने का जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 160 ये दिखाओगे और 90 ये दिखाओगे, और 90 में से 50,000 लेस कर दोगे म्यूचुअल विंग के नाम से, फिर ऐड करके दिखाओगे। इन्वेंट्रीज 210 में से 4,000 रुपए कम करोगे और 120 एज इट इज लिख दोगे, दोनों को ऐड करके दिखा दोगे। कैश एंड बैंक दोनों को ऐड करके दिखा दोगे, और फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों को ऐड 1 लाख और 1,70,000, और फिर 1 लाख में से म्यूचुअल ओइंग 50,000 रुपए माइनस करके दिखा दोगे। ये आपका कंसोलिडेटेड शेड्यूल, चेक कर लेना। फिक्स्ड एसेट्स, डेटर्स लेस म्यूचुअल ओइंग, फिर इन्वेंट्रीज लेस 4,000, फिर कैश, और फिर क्रेडिटर्स में से भी लेस म्यूचुअल ओइंग, और ये आ गया। फिर आप बैलेंस शीट बना ही सकते हो। चलो, दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।